हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। चलिए वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को कवर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है गेटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी एट द राइट कस्टमर एट द लोअर कॉस्ट। ओके, वन बाय वन समझते हैं हर एक वर्ड को। देखिए लिखा है गेटिंग द राइट प्रोडक्ट। गेटिंग द राइट प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है कि आपको वैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं या प्रोड्यूस करने हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू लेके जाना है जिसका कि मार्केट में डिमांड है, जिसका कि मार्केट में नीड है। एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। वैसे गुड्स जो कि कंज्यूमर के डिमांड को सेटिस्फाई कर सके या कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर सके, आपको वैसे ही गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आपको मार्केट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप गुड सही प्रोडक्ट को मार्केट में मैन्युफैक्चर कर रहे हो फैक्ट्री में, जिसका कि मार्केट में नीड है, मार्केट में डिमांड है। ओके, नेक्स्ट है राइट प्लेस। राइट प्लेस कहने का क्या मतलब है कि आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप सही जगह पे अपना सामान को पहुंचाओ, सही जगह तक अपने सामान को पहुंचाओ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्वेटर के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, हम एक स्वेटर बना रहे हैं या फिर जैकेट्स बनाते हैं ठंड सर्दियों के मौसम के लिए, तो अगर हम इसको बेचने जाएंगे उड़ीसा या फिर केरला में या गोवा में, तो क्या आपको लगता है कि लोग इसको परचेज करेंगे? ऑब्वियसली लोग परचेज तो अगर करेंगे भी तो वो बहुत कम क्वांटिटी, बहुत कम डिमांड होगी उड़ीसा, केरला या गोवा में स्वेटर्स या जैकेट की, बिकॉज वो वार्म प्लेस है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड कम पड़ती है, ठीक है। बट उसी की जगह अगर आप बिहार की बात करो या फिर आप दिल्ली की बात करो, तो बिहार और दिल्ली में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है ना। तो वहाँ पे अगर हम स्वेटर बेचने जाएंगे तो लोग उसको ज़्यादा परचेज करेंगे। सो आपको क्या इंश्योर करना है कि आप अगर प्रोड्यूस कर भी रहे हो गुड्स, तो आपको उसको सही जगह तक पहुँचाना है। अल्टीमेट कंज्यूमर जिसको कि इसका रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक आपको प्रोडक्ट्स को पहुँचाना है, जैसे कि बिहार या दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट एट द राइट टाइम। एट द राइट टाइम कहने का क्या मतलब है कि आपको सही समय पे पहुंचाना है। सही समय कहने का क्या मतलब है, देखो सेम एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। स्वेटर है, अब इस स्वेटर को हम बना भी लिए, सही प्रोडक्ट भी है, मेरा लोग का डिमांड भी है स्वेटर का, हमको मालूम है, और हम इसको बेच भी रहे हैं बिहार में जहाँ पे ठंड पड़ती है। लेकिन कब बेच रहे हैं? जुलाई के मौसम में बेच रहे हैं। जुलाई के मौसम में तो गर्मी हो जाती है ना। तो जुलाई के मौसम में अगर हम बिहार में स्वेटर बेचने जाएंगे तो लोग तो पागल ही बोलेगा उस रिटेलर को, बिकॉज वहाँ पे तो उसका डिमांड ही नहीं है। गर्मी के टाइम पे स्वेटर्स का तो कोई डिमांड ही नहीं है, तो लोग उसको परचेज ही नहीं करेंगे, भले ही वो राइट प्रोडक्ट हो या राइट प्लेस हो। लेकिन अगर राइट टाइम पे आप उसको नहीं बेचोगे तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। लोग के अंदर उस चीज़ के लिए डिमांड खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट राइट क्वान्टिटी। ओके, देखो राइट क्वान्टिटी क्या बोलता है कि आपको सही क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट्स को बेचना है, ठीक है। कहता है कि यू हैव टू सप्लाई एज पर द डिमांड इन द मार्केट। अगर आप डिमांड के हिसाब से नहीं बेचोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिमांड का लैकनेस हो जाएगा। डिमांड का लैकनेस यानी कि लोग जो हैं वो या तो आपके प्रोडक्ट्स से हट के दूसरे प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाएंगे, या लोगों के अंदर उस चीज़ के लिए डिमांड कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप डिमांड के हिसाब से नहीं बेचोगे तो आपको जो पैकेजेस आप बना रहे हो सामान का, उसको भी आपको एज पर डिमांड बेचना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको मालूम है कि डिमांड अभी के टाइम पे मार्केट में गोल्ड का ग्राम के हिसाब से है ना। जितना भी ग्राम इंसान खरीद रहा है, गोल्ड का दाम अभी ग्राम के हिसाब से बिकता है, कितना ग्राम लेना है। अगर आप गोल्ड को सेम ही प्राइस है, सब कुछ सेम है, अगर आप केजी में बेचने लगोगे तो क्या कोई खरीदेगा गोल्ड? कोई नहीं खरीदेगा गोल्ड को, बिकॉज अभी वो क्या हो रहा है, अभी वो ग्राम में बिक रहा है, तो लोग के अंदर उस चीज़ का डिमांड है। लेकिन वो जब केजी में बिकेगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस हाई हो जाएगा और लोग उसके लिए डिमांड कम कर देंगे, है ना। वहीं पे एक और एग्जांपल समझो कि अगर हम पोटैटो बेच रहे हैं और पोटैटो को अगर हम ग्राम के हिसाब से बेचेंगे तो क्या कोई खरीदेगा? ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा, बिकॉज पोटैटो का किस क्वांटिटी में डिमांड है? पोटैटो का केजी के हिसाब से डिमांड है। लोग उसको केजी में खरीदते हैं, ग्राम में नहीं खरीदते हैं। सो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ इंश्योर करना है कि कस्टमर का डिमांड किस अकॉर्डिंग है, क्या उनको केजी में चाहिए, ग्राम में चाहिए। बस कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ जानना है, इंश्योर करना है कि आप उसी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो या उसी क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू लेके जाओ जितना का मार्केट में डिमांड है।
ओके ना ज़्यादा ना कम। और लास्ट पॉइंट है एट द राइट कस्टमर। एट द राइट कस्टमर कहने का क्या मतलब है कि आपको सही कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। ठीक है, जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट्स को, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि आप प्रोडक्ट्स को किसके लिए बना रहे हो, कौन आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, हु आर योर कस्टमर्स, है ना। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है। तो कस्टमर तो अब डिफरेंट लेवल के होते हैं, मिडिल क्लास कस्टमर होते हैं, या फिर जो कि हाई क्लास होते हैं, और कुछ लोअर क्लास भी होते हैं, है ना। तो अगर आप राइट कस्टमर को सामान नहीं बेचोगे तो ऑब्वियसली आपके सामान के लिए रिक्वायरमेंट कम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम डायपर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम डायपर को बेच रहे हैं ओल्ड पीपल को, तो क्या लोग खरीदेंगे? क्या वो ओल्ड पीपल खरीदेंगे? नहीं। मेरे लिए डायपर, अगर हम डायपर के मैन्युफैक्चरर हैं, तो मेरे लिए राइट कस्टमर कौन होंगे? मेरे लिए राइट कस्टमर होंगे वैसे लोग जिनका कि 0 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं, है ना। वैसे लोग मेरे लिए राइट कस्टमर हैं अगर हम डायपर के मैन्युफैक्चरर हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स को बना रहे हो। अगर हम डायपर बना रहे हैं तो मेरे लिए कस्टमर कौन है? राइट, जो कि 0 से 5 ईयर्स के जिनके बच्चे हैं, क्योंकि वही डायपर का कंजम्पशन करेंगे, वही डायपर का यूज़ करेंगे, बूढ़े लोग तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमको अपना राइट कस्टमर भी देखना है। अगर हम आईफोन बना रहे हैं तो मेरा मोटिव कौन होगा? वैसे लोग जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि हाई क्लास पीपल, है ना, या हायर मिडिल क्लास पीपल, जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा है ना। लेकिन वही अगर हम लोअर क्लास पीपल की बात करें तो वो आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। सारे लोअर क्लास के लोग आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनकी डिमांड्स जो है वो बाकी सस्ते फ़ोनों से भी कंप्लीट हो जा रही हैं, तो दे वोंट बी डिमांडिंग फॉर आईफोन। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आप राइट कस्टमर तक अपने सामान को पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट है आपका एट द लोअर कॉस्ट। एट द लोअर कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपको कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना है, ताकि आपके अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब सामान पहुंचे तो वो उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं हो कि आपका प्राइस इतना ज़्यादा महंगा है या प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके वजह से वो आपके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ही ना करें। ये भी उनका एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। लाइक देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझना कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैन्युफैक्चरर को मैंने 10 रुपये में कोई सामान बेचा, मुझे 8 रुपये लगा, मैंने उसको 10 रुपये में बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर उसको 12 में बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेलर के पास गया 14 में, होलसेलर से वो रिटेलर के पास गया 16 में, रिटेलर उसको 20 में बेचा। ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को रिटेलर 20 में बेचा, तो मेरा सामान कितने में बिका? 20 रुपये में। 8 रुपये का सामान 20 रुपये में बिका। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो दूसरा एग्जाम्पल, ये एक मैन्युफैक्चर नंबर 1 है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब आता है मैन्युफैक्चर नंबर 2, तो इसको लगा 7 रुपया बनाने में, ये बेचा 9 में डिस्ट्रीब्यूटर को, 11 में ये होलसेलर को बेचा, होलसेलर बेचा इसको 13 में, होलसेलर रिटेलर को बेचा 15 में, और रिटेलर इसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक कितने में बेचा? 18 में। तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेम है, कंपनी डिफरेंट है। ये 18 में बेच रही है, ये 20 में बेच रही है। लोग किसका खरीदेंगे? 18 वाले का खरीदेंगे, बिकॉज उनके लिए कम प्राइस वाला ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली कम प्राइस के लिए ज़्यादा डिमांड होता है, लोग हमेशा चाहते हैं कि उनको सामान कम प्राइस में मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर कॉस्ट लोअर नहीं करोगे अपने प्रोडक्शन का और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, तो उससे क्या होगा कि आपको ही हार्म होगी। लोग आपके प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे, लोग अपना डिमांड उस तरफ कम कर लेंगे। बट वहीं पे अगर आप लोअर कॉस्ट पे दोगे तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर 2 की तरह आपके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड भी बढ़ेगा, है ना, और लोग सेटिस्फाई भी होंगे आपके प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स के तरफ, और लोग उसको कंज्यूम भी करना चाहेंगे। ये था आपका पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कहता है अटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को उस तरीके से, वैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए या उस तरीके से मैन्युफैक्चर करना चाहिए कि अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है या कस्टमर्स जो हैं उनका नीड फुलफिल हो। जब भी कस्टमर चाहें उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करना तो उनके लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तभी ना वो उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद वो सेटिस्फाई होंगे, उनका नीड फुलफिल होगा। लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम मैगी बना रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, यहाँ पे मैगी बना रहे हैं हम और इसको बेचेंगे। हम बेचने का था 6 महीने पहले, मेरा सामान जा रहा है 8 महीने बाद। ठीक है, 2 महीना डिले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोग
का कंजम्पशन, लोग का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है कि भाई वो वेट करते होते कि मैगी आएगा हम खाएंगे, लोग मैगी आ ही नहीं रहा है, वो वेट कर रहे हैं, फिर वो वेट कर रहे हैं मैगी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उनका वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा, है ना। तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिले इन डिलीवरी हो रही है, टाइम पे टाइमली डिलीवरी नहीं हो रहा है प्रोडक्ट का, तभी तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका ऐसा हो कि वो टाइम पे डिलीवर करे प्रोडक्ट्स को, ताकि कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो प्रोडक्ट्स के यूसेज से सेटिस्फाई रहे और उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड भी करे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेंटेनिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। ओके, मेंटेनिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप फॉलो कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप फॉलो कर रहे हो, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका सामान अल्टीमेट कंज्यूमर तक टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। कैसे नहीं पहुंच पाएगा? देखो, ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने 2000 पीसेस प्रोड्यूस किए किसी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नंबर 1 है, नाम है प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट 1, 2000 पीसेस इसने प्रोड्यूस किया और 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा। ठीक है, प्राइस का भी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझ लो कि 500 इसको बेचा, 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा, बेसिकली 500 इसको बेचा, 500 इसको बेचा, 500 पीसेस इसको बेचा और 500 पीसेस इसको बेचा। ठीक है, अब इन लोगों का काम क्या था? इन लोग काम था कि ये फर्दर होलसेलर्स को बेचे या फिर मिडलमैन्स को बेचे। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 है, इसका रिलेशन होलसेलर के साथ अच्छा नहीं है, जिसको इसको बेचना था, उसका रिलेशन ख़राब हो गया, तू मैं हो गई, डिस्प्यूट हो गया राइज। तो यहाँ पे क्या होगा? उन लोग के बीच झगड़ा हो जाएगा और अल्टीमेट कंज्यूमर यहाँ बैठा है, उनके तक सामान ही नहीं पहुँच रहा है। तो सामान नहीं पहुँचेगा तो कस्टमर गुस्सा करेगा तो डिमांड कम कर देगा, खरीदेगा नहीं उस सामान को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? मैन्युफैक्चरर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खराब है कि उसका सामान यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिले इन डिलीवरी हो रही है, टाइम पे सामान नहीं पहुँच पा रहा है ना। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों ये हुआ? क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैन्युफैक्चरर फॉलो कर रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जिसके वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही थी। टाइमली सामान नहीं पहुंचा, या सामान पहुंचा भी तो टूटा फूटा पहुंचा, है ना, स्पॉइल्ड सामान पहुंचा। तो इन सब चीज़ों की इंश्योरिटी किसको रखनी है? मैन्युफैक्चरर को रखनी है कि वो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो कर रहा है, उसके बीच, लोगों के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, आपको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को कम रखना है ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ये तो एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इससे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कैसे कनेक्शन हो रहा है वो समझो। मान लो कि तुम बिहार के प्रोड्यूसर हो, बिहार में तुम सामान प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको बेच रहे हो बिहार में ही, ठीक है। बिहार में प्रोड्यूस किया गया सामान बिहार में ही बेच रहे हो, पहला चीज़। दूसरा, एक प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर नंबर 1 है, P नंबर 1, ये P नंबर 2 है। ये सामान बना रहा है बिहार में और उसको बेच रहा है दिल्ली में, यूपी में, गुजरात में, ठीक है, 3 स्टेट्स में। ये बिहार में बना रहा है, बिहार में बेच रहा है, ये बिहार में बना रहा है, दिल्ली, यूपी, गुजरात, तीनों जगह बेच रहा है। प्रॉफिट किसको ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो कि तीनों स्टेट में बेच रहा है ना, बिहार वाले को, जो कि तीनों स्टेट में बेच रहा है। कैसे ये तीनों स्टेट में बेच पा रहा है ये बताओ, सोचो थोड़ा। ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू बेच पा रहा है तीनों स्टेट में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता तो ये क्या करता? इसको अपने ही एरिया में बेचना पड़ता, क्योंकि अब डेली घूम घूम के तो नहीं जाएगा बेचने के लिए अपना सामान डिफरेंट स्टेट में, इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगा। तो बेनिफिशियल क्या होगा इसके लिए? बेनिफिशियल होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ताकि इसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो। ये एक जगह बेचोगे आप सामान या फिर आप 3 जगह सामान बेचोगे, प्रॉफिट तो आपको 3 जगह बेचने पे ही होगी ना। तो आपको ये चीज़ भी इंश्योर करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि आपका जो एरिया है, जितना जगह पे आप बेच रहे हो अपना प्रोडक्ट्स, उसका एरिया आपका बढ़ जाता है। लोकल एरिया में पहले आप बेच रहे थे, अब आप ज़्यादा वाइड एरिया में बेच रहे हो, तो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है ना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, इस चीज़ में भी आपको हेल्प करता है। ये हो गया है नंबर पॉइंट हम लोग का 4th। अब आ जाते हैं 5th नंबर पॉइंट पे। 5th कहता है इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऑब्वियसली इट इज़ अ पावरफुल टूल। कैसे? देखो, मैन्युफैक्चरर नंबर 1 है, मैन्युफैक्चरर नंबर 2 है। ये सामान डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू बेचा,
ठीक है, बेचा तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, सामान पहुंचने में 20 डेज लग गया। ठीक है, सेम चीज़ मैन्युफैक्चर्ड भी किया, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, सामान पहुंचने में 30 डेज लग गया। प्रोडक्ट दोनों का सेम ही है। ठीक है, ये दोनों सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बस कंपनी डिफरेंट है। अब ये बताओ कि लोग के पास पहले सामान पहुंच गया तो लोग ऑब्वियसली उसकी तरफ ही स्विच करेंगे ना, बिकॉज वो जब चाह रहे हैं प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उस टाइम पे उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है ना। मैन्युफैक्चर नंबर 1 जो है वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दिया टाइम पे। लाइक इसको एक बेटर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो आप। जैसे कि मान लो कि हम एक शोरूम में गए जहाँ पे वीवो और ओप्पो का फ़ोन मिल रहा है। ठीक है, हम वीवो ओप्पो के शोरूम में गए, उसी शोरूम में दोनों फ़ोन मिल रही है, दोनों कंपनी की फ़ोन मिल रही है। हम बोले मेरा ये प्लान था कि हम वीवो का फ़ोन लेंगे जिसमें कि कुछ फीचर्स होंगे जो कि फेवरेबल फीचर्स जो कि हम चाहते हैं। अभी हम इतना फीचर्स के ऊपर नहीं डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बस नॉर्मल से उसमें फीचर्स होंगे जैसे आपको पसंद है, और प्राइस का उसका आपका एक रेंज होगा, केस प्राइस में लेना है, उसमें ये फीचर्स होना चाहिए, ये फीचर्स होना चाहिए, ऐसा वैसा, इतना रैम, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आप गए, आपको मिल गया शॉपकीपर, आपने उससे बात किया कि भैया मेरे को वीवो का फ़ोन दिखा दो। वो बोला कि भैया वीवो का कौन सा फ़ोन चाहिए, तो आप बताए सब कुछ अपना जो भी आपका क्राइटेरिया था वो सारा चीज़। तो वो बोला कि भैया ये वाली फ़ोन तो अभी अवेलेबल नहीं है, इसका डमी पीस भी अवेलेबल नहीं है, ये फ़ोन भी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। तो अब बताओ, आपके पास आया वो कस्टमर, तो यहाँ पे तो रिटेलर की गलती नहीं है ना, अल्टीमेट तो मैन्युफैक्चरर की गलती हो रही है। जो कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है वीवो की फ़ोन, उसकी गलती है ना कि यहाँ पे वो टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। तो लोग क्या बोलेंगे, जो इंसान है वो गया वीवो के फ़ोन के पर्पस से, वीवो का फ़ोन अवेलेबल नहीं है, वो क्या बोलेगा, चलो ठीक है ओप्पो का फ़ोन ही दिखा दो उस रेंज में। मान लो ये 20,000 का लेने गया होगा, इसको नहीं मिला वीवो का क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था, तो ये ओप्पो का फ़ोन लेने चला गया कि चलो ठीक है आप ओप्पो का ही दिखा दो मेरे को, हम ओप्पो का ही खरीद लेंगे क्योंकि आपके पास तो वीवो अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, बहुत कम कस्टमर हैं जो दूसरे शोरूम्स में जाके और फिर फ़ोन खरीदते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे कस्टमर्स होते हैं। जनरली अगर सेम रेंज में आपको दूसरा फ़ोन भी मिल रहा है, उसमें भी हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है फीचर्स, तो लोग उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे से डिमांड तो शिफ्ट हो गया ना, जो वीवो के कस्टमर थे उनका डिमांड तो अब शिफ्ट हो गया ओप्पो पे। अब उनको अगर ओप्पो का प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो उसी पे स्विच करे रहेंगे, है ना, वो उधर से घूमेंगे नहीं फिर वो वीवो पे। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन में जो बेहतर कौन निकला, ओप्पो ही निकला। कॉम्पिटिटिव एज किसको मिला, ओप्पो को मिला, बिकॉज ये टाइम पे अवेलेबल करवाया। कैसे अवेलेबल करवाया, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अवेलेबल करवाया। इसका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, तभी तो ओप्पो का सामान अवेलेबल था टाइम पे जब रिक्वायरमेंट था कंज्यूमर्स को। तो हेल्प करता है किस चीज़ में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट। प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट का क्या मतलब है कि एक एग्जांपल के थ्रू ही समझो इसको, कि एक गुजरात का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, गुजरात का मैन्युफैक्चरर है, वो बेचता है अपना प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट में। ठीक है, अपना प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट में बेच रहा है। ये गुजरात में बोल रही हूँ, यूपी में बेच रहा है, दिल्ली में बेच रहा है, और चलो बिहार में बेच रहा है। ठीक है, गुजरात का मैन्युफैक्चरर है। कैसे बेच रहा है, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डीसी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। वो यहाँ से जाता है, वो हर 10 दिन पे यूपी जा रहा है, फिर अगले 10 दिन पे ये दिल्ली जा रहा है, फिर अगले 10 दिन पे वो बिहार जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ नहीं कर रहा है। तो उसको जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है, उसी में उसको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लग रहा है, क्योंकि एक तो उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 20 रुपया है, साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 रुपया लग रहा है। कितने में सामान बेचेगा, 50 का सामान कम से कम तो 80 में या 70 में बेचेगा ना। वहीं पे अगर वही गुजरात का मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके अपना सामान बेचता तीनों स्टेट में, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता और उसको जितना अपना पैसा चाहिए था उतना उसको मिल जाता। अगर ये 10 रुपया या 20 रुपया का सामान था, इसको अगर ये 22 में भी बेचता तो इसको प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन अभी तो इसका कॉस्ट बढ़ के कितना हो गया, 50 हो गया। अभी तो इसको 80 में ही बेचना होगा, तो यहाँ पे उसका तो प्रॉफिट बन जाता 2 रुपया हर प्रोडक्ट पे, लेकिन यहाँ पे इसका तो नहीं बन रहा है ना। तो इसीलिए
इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इस चीज़ को इंश्योर करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स जा रहे हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक, तो वो सर्विसेज भी बेटर ऑफर करता है, साथ ही साथ लो प्राइस भी ऑफर करता है। सर्विसेज कैसे ऑफर करता है ये समझ लो। मान लो कि मेरे फ़ोन में, हम ओप्पो का फ़ोन खरीदे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, हम तुरंत कॉल करें, ये शॉपकीपर के पास गए, रिटेलर के पास यानी कि गए, और उसको बोले कि भैया ये प्रॉब्लम्स आ गया। वो बोला ठीक है सर, दे दीजिए, मैं बना दूंगा। अच्छा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता तो आप अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते, मान लो गुजरात का मैन्युफैक्चरर है, गुजरात में ओप्पो का फ़ोन बन रहा है और आप पटना में उससे खरीदे हो, तो क्या अब आपका फ़ोन ख़राब हो तो आप पटना जाओगे बार बार? हम पटना गए, यहाँ से हमको अलग पैसा लग रहा है जाने में, सब कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है। उसके बाद अब मान लो ऐसा गारंटी भी नहीं है कि जाओगे फिर वो कितना दिन के बाद वो ठीक करेगा, तुरंत तो आपका ठीक भी नहीं कर देगा, आपको टाइम लेगा वो ठीक करने में, फिर उतना दिन आपका वहाँ पटना में खर्च हो रहा है पैसा। तो क्या हो रहा है, सर्विसेज भी तो बेटर नहीं हो रही है ना विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है कि नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता तो डायरेक्ट आप रिटेलर को देते, रिटेलर आपसे प्रोडक्ट ले लेता, बोलता कि सर आप 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको बनाएंगे और दे देंगे। 2 दिन बाद आप अपने घर से आते, लेके चले जाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटर सर्विसेज ऑफर कर रहा है, कितने प्राइस में, लोअर प्राइस में। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है, मान लो हम वेस्ट बंगाल के एक प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, पटना में गए, तो पटना में जाके हम अपने सामान को बेचेंगे तो हमको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो नॉर्मल से एक एग्जांपल समझो। पटना का मैन्युफैक्चरर पटना में सामान बेच रहा है, एक टॉफ़ी है पटना का जो कि पटना में बन रहा है और पटना के लोगों को बिक रहा है। ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, दुबई का टॉफ़ी है, दुबई का टॉफ़ी है और पटना में बिक रहा है। यहाँ पे नो डीसी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ किया गया है क्योंकि दुबई का टॉफ़ी पटना में बिक रहा है। अब ये बताओ कि अगर हम तुमको पटना में बनाए हुए पटना के टॉफ़ी को ऑफर करेंगे तो तुम्हारा डिमांड रहेगा उतना जितना अगर हम तुमको दुबई में बना हुआ पटना में टॉफ़ी ऑफर करेंगे। ऑब्वियसली तुम्हारा डिमांड किधर रहेगा, दुबई में बना हुआ पटना का टॉफ़ी, सॉरी हाँ दुबई में बना हुआ पटना में टॉफ़ी। आपका डिमांड तो इसकी तरफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है दुबई का टॉफ़ी है ना, तो हम इसको ज़रूर कंज्यूम करके देखेंगे कि कैसा टेस्ट है। अब उस पटना का बना हुआ पटना में टॉफ़ी बिक रहा अगर 2 रुपये में भी बेच रहा है और दुबई में बना हुआ टॉफ़ी अगर पटना में 3 रुपये में भी बिक रहा है, तो आप इस 3 रुपये में ख़रीदने के लिए रेडी हो उस दुबई के टॉफ़ी को, क्योंकि लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो लोकल एरिया के प्रोडक्ट्स को उतना नहीं कंज्यूम करते हैं जितना वो दूसरे जगह के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। अगर हमको कोई बोलेगा कि अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है या फिर किसी और स्टेट का या किसी और कंट्री की कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी होंगे इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट दैट इज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन माई ओन स्टेट। ओके, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ रहा है कि आप 2 रुपये में पटना में बेच रहे थे, अब यहाँ पे आप दुबई में बना के पटना में बेच रहे हो तो आप 3 रुपये में बेच रहे हो, है ना। तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। अब लास्ट but not the least point is extend direct reach to the untapped market. Okay, untapped market का क्या मतलब होता है, untouched market, वैसा मार्केट जहाँ पे अभी तक आपने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। पटना का मैन्युफैक्चरर है, वो पटना में ही प्रोड्यूस करता है, पटना में ही बेचता है, तो उसके लिए बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, सिटी है, बिहार का अलग अलग जगह है, वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा उसके लिए अनटैप्ड मार्केट हो जाएगा, अनटच्ड मार्केट, वैसा मार्केट जहाँ तक उसने अभी तक अपना प्रोडक्ट ही इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना। तो हेल्प करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में, दूर एरिया तक अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, वैसे मार्केट में एंटर कर सकते हो जहाँ पे आपने पहले कभी भी एंटर नहीं किया था, है ना। तो ये भी चीज़ इंश्योर कौन करता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसके थ्रू आप वैसे मार्केट में एंटर कर सकते हो, वैसे मार्केट में रीच आपका पहुंच सकता है जहां पे आपने पहले कभी भी नहीं अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अभी कोई भी डाउट है तो डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज further in the next class. We are going to discuss about the significance of physical distribution.